गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज समास, व्याकरण से जुड़ा हुआ समास, इस पार्ट का एक ऑडियो वीडियो लिंक सेंड कर रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। एक बार समझ में नहीं आया बच्चों, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो टॉपिक है समास। सबसे पहले जानेंगे बच्चों, परिभाषा क्या है। समास की परिभाषा क्या है। समास मतलब सम प्लस आस, मतलब रखना या फिर बैठाना। समास का तात्पर्य होता है विशेषण, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ ये है जिसे हम छोटा रूप कहते हैं, संक्षिप्तीकरण। मतलब किसी भी वाक्य को अगर शॉर्ट में बोलना है तो हम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे घोड़े पर सवार व्यक्ति, घोड़े पर सवार व्यक्ति थोड़े बोलेंगे, उसको बोलेंगे घुड़सवार। तो 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द बनाते हैं या नए या सार्थक शब्द की रचना करते हैं। तो ये नया शब्द जो है ना, यही कहलाता है समास। जैसे सेना का पति, सेना का पति युद्ध हार गया, सेना का पति लड़ते लड़ते शहीद हो गया, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेनापति। तो वो जो सेनापति है वो है समस्त पद, यानी कि संक्षिप्तीकरण शब्दों का, उसे हम समास कहते हैं। सेना का पति इज इक्वल टू सेनापति। तो यहाँ स्टूडेंट्स, सेना क्या है, पूर्व पद, पति क्या है, उत्तर पद। दोनों मिलकर क्या बना टीचर, दोनों मिलकर बन गया समस्त पद, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो समस्त पद में मुख्यतः 2 भेद होते हैं, समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं। भेद बोल दिया था, पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है तथा बाद में आने वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, पूजा घर, ये क्या है बच्चों, समस्त पद। जैसे हमने सेनापति पढ़ा था ऊपर, पूजा घर समस्त पद। तो पूजा क्या है, पूर्व पद, घर क्या है, उत्तर पद। समास विग्रह क्या हो जाएगा, पूजा के लिए घर। फिर दूसरा उदाहरण, राजपुत्र, समस्त पद है एक, ठीक है, मतलब एक संक्षिप्तीकरण है समास का, समस्त पद। तो राजा पूर्व पद, पुत्र उत्तर पद इज इक्वल टू राजा का पुत्र, ये बन गया विग्रह। मतलब राजा का पुत्र अगर बोला तो वो है विग्रह, मतलब 2 शब्दों को तोड़ दिया जाए, राजा का पुत्र, तो वो हो गया समास विग्रह। और राजपुत्र बोला तो वो हो गया समस्त पद, यानी कि सामयिक पद। तो समास विग्रह, फिर से एक बार यहाँ परिभाषा दी है, देखिए सुनिए। समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहली वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद का विग्रह करना, यानी एक समस्त पद है जैसे राजपुत्र, सेनापति, ये क्या है, समस्त पद है, इनको तोड़ देना यानी विग्रह कर देना। तो समस्त पद का विग्रह करके पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। पहले वाली स्थिति की यानी सेना का पति,
घोड़े पर सवार, राजा का पुत्र, यह है पहले वाली स्थिति। तो समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे अभी बोला मैंने, राजा का पुत्र, घोड़े पर सवार, पूजा के लिए घर। इसी तरह नीचे देखिए, देश के लिए भक्ति, मुरली को धारण किया है जिसने, राम और लक्ष्मण, 4 राहों का समूह, महान है जो आत्मा, रसोई के लिए घर इत्यादि। यह है समास विग्रह के उदाहरण। अब आगे हम पढ़ेंगे बच्चों समास के भेद। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। यानी कुल कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार। समास के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्टूडेंट्स तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद मतलब क्या? उत्तर पद मतलब अंतिम पद। 2 ही पद होते हैं ना, प्रथम पद और द्वितीय पद, यानी पूर्व पद और उत्तर पद। मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को अगर छोड़ दिया जाए बच्चों, कर्ता और संबोधन कारक, तो बाकी के बचे 6 शेष, यानी बाकी के बचे 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, इनका प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष समास में। मतलब ये समास का सबसे बड़ा रूप है तत्पुरुष समास। तो उदाहरण देखिए, जैसे नीचे ग्रामगत। टीचर गत यानी क्या? समानार्थी बता सकते हैं ना? गत यानी जाना। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, गांव को गया हुआ, मतलब ग्राम को गया हुआ। मन माना, मन से माना हुआ। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। तो देखो बीच बीच में कारक चिन्ह आ रहे हैं बच्चों को, से, के लिए। जैसे धनहीन, धन से हीन। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। आप बीती, आप पर बीती। तो बीच में जो काले मोटे टाइप वाले जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, जो ये दिखाई दे रहे हैं विभक्ति चिन्ह, वो कारकों से जुड़े हुए विभक्ति चिन्ह हैं। और कौन कौन से कारक आते हैं ये तो ऊपर बताया जा चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समस्त पद बनाते समय आने वाले कारक चिन्हों को से, के लिए, से, का, के, की, में, पर, इन सारे चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी ये लुप्त हो जाते हैं। कब? समस्त पद बनाते समय। समास विग्रह करते समय नहीं। समास विग्रह यानी तोड़ना, तो तोड़ते समय तो ये जुड़ जाएंगे। और समस्त पद बनाते समय ये सारे चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा तत्पुरुष समास। अब इसके आगे अभ्यास कार्य दिया है। मतलब अभी हमने तत्पुरुष समास समझा स्टूडेंट्स, तो उसकी एक प्रैक्टिस दी गई है आपको। निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो माखन चोर, पुष्प वर्षा, करुणापूर्ण, अकाल पीड़ित और सत्याग्रह। ये हो गया पहला प्रश्न। इसमें क्या करना है? समास विग्रह करना है। दूसरा प्रश्न बोलता है निम्नलिखित के समास विग्रह को समस्त पद में परिवर्तित करके समास का नाम लिखिए।
लोक के लिए हितकारी, ऋण से मुक्त, जल की धारा, ग्रह में प्रवेश, वाल्मीकि द्वारा रचित। मतलब पहला वाला प्रश्न बोलता है कि समास विग्रह करो और दूसरा वाला प्रश्न बोलता है कि समास विग्रह को समस्त पद में बदलो। तो नीचे उत्तर माला दी गई है, देखिए। पहले प्रश्न का उत्तर, माखन, माखन को चुराने वाला, तत्पुरुष समास। पुष्प वर्षा, पुष्प की वर्षा या फिर पुष्पों की वर्षा। करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ये क्या हो गया? ये हुआ समास विग्रह। दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए। समास विग्रह को समस्त पद में परिवर्तित करना था। लोक के लिए हितकारी, लोक हितकारी। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। जल की धारा, जल धारा। ग्रह में प्रवेश, ग्रह प्रवेश। वाल्मीकि द्वारा रचित, वाल्मीकि रचित। ये सारे के सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। समझती हूँ मैं कि समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगला जो है वो है कर्मधारय समास। वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। मतलब पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध माना जाए। टीचर, ये उपमान और उपमेय क्या है? ये अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना बच्चों, तो इतना याद रखो, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। अब विशेषण और विशेष्य तो आपको समझ में आता है क्योंकि पीछे क्लास में छोटी कक्षा में पढ़ाया जा चुका है। जैसे अच्छी नींद, तो इसमें अच्छी विशेषण है, नींद विशेष्य है ना। लहराती फसलें या लहलहाती फसलें, लहलहाती विशेषण है, फसलें विशेष्य है। तो उपमान और उपमेय में समझना है तो लहलहाती उपमान है और फसलें उपमेय हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है बच्चों, ठीक है। पद यानी कौन सा पद? उत्तर पद यानी विशेष्य। एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान, है, जो, रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे लाल है जो मणि, देखो लाल विशेष्य, मणि लाल विशेषण, मणि विशेष्य। अथवा उपमान और उपमेय में समझना है तो लाल उपमान और मणि उपमेय। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखो, कमल उपमान और चरण उपमेय। कमल चरण, कमल के समान चरण या फिर कमल रूपी चरण, ऐसा भी हो सकता है। ओके। फिर नीचे और उदाहरण दिए गए हैं, देखिए। चरण कमल, कमल के समान चरण। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कमल रूपी चरण या कमल के समान चरण। रूपी भी आ सकता है बच्चों चरण कमल में, और के समान भी आ सकता है। कनक लता, कनक की सी लता, कनक लता, कनक की सी लता। कमल नयन, कमल के समान नयन। क्या आया बच्चों? के समान। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। या फिर ऐसा भी हो सकता है प्राणों से प्रिय, ऐसा भी हो सकता है। ओके। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। मृग नयन, मृग के समान नयन, के समान। बीच में क्या आया? के समान। देह लता, देह रूपी लता। अब मृग नयन में भी रूपी आ सकता है बच्चों के, मृग रूपी नयन, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि रूपी का समानार्थी शब्द है के समान, ठीक है। लाल मणि, लाल है जो मणि, थोड़ी देर पहले ही बताया था, देखो यहाँ पर लाल मणि, लाल है जो मणि। परमानंद, परम है जो आनंद। इसमें क्या आया? जो, दोनों में जो आया, देखो जो। लाल है जो मणि, परम है जो आनंद। तो इतना समझाने के बाद अब आगे देखते हैं। तो देखो आपको अभ्यास कार्य मिल रहा है। अभ्यास कार्य मतलब अभी तक आपने जो पढ़ा, ये समास, कर्मधारय समास,
तो इसका अभ्यास कार्य दिया गया है, जैसे कि पहले तत्पुरुष का दिया गया था। समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। देहलता, देह रूपी लता। समास तो एक ही आएगा बच्चों, कौन सा, क्योंकि अभी हम कर्मधारय समास पढ़ रहे हैं। नव युवक, नव है जो युवक, नव रूपी युवक नहीं बोलेंगे, ओके। नव है जो युवक। विरह सागर, विरह रूपी सागर, है ना, विरह रूपी सागर। कीर्ति लता, कीर्ति रूपी लता। भक्ति सुधा, भक्ति रूपी सुधा। पुत्र रत्न, रत्न के समान पुत्र। पुत्र के समान रत्न नहीं होगा, ओके। रत्न के समान पुत्र। नील गाय, नीली है जो गाय। नील रूपी गाय नहीं बोलेंगे, नील के समान गाय नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नील है जो गाय। नीली है जो गाय, नील गाय। नील है जो गाय नहीं, नीली है जो गाय। शुभागमन, शुभ है जो आगमन, जो आएगा बीच में, शुभ है जो आगमन। कनक लता, कनक के समान लता, या फिर स्टूडेंट्स कनक की सी लता, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मृग लोचन, मृग के समान लोचन, यहाँ रूपी भी आ सकता है बच्चों, मृग रूपी लोचन। सारे के सारे कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है द्वंद्व समास, जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो बच्चों। दोनों यानी कौन से टीचर, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पहला पद और दूसरा पद, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद समान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय और, अथवा, या, एवं आदि योजक चिन्ह लुप्त हो जाएं, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। लुप्त हो जाएं मतलब निकल जाएं, और अगर जुड़ जाएं तो विग्रह होगा, और अगर निकल जाएं तो समास होगा। जैसे देश विदेश, द्वंद्व समास। रात दिन, भला बुरा, छोटा बड़ा, भूल चूक, सुख दुख, सभी द्वंद्व समास हैं, ठीक है। अब इनका विग्रह देखिए। देश विदेश, देश और विदेश। रात दिन, रात और दिन। भला बुरा, भला और बुरा। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। भूल चूक, भूल या चूक। सुख दुख, सुख या दुख। इसमें और भी आ सकता है, सुख और दुख, है ना। इधर उधर, इधर और उधर। कम ज़्यादा, कम और ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है। तो जहाँ और लग जाए या लग जाए तो विग्रह होगा द्वंद्व समास में, और अगर ये सारे अथवा और एवं हट जाएं तो द्वंद्व समास होगा, ठीक है। ये है द्वंद्व समास। इसका भी अभ्यास कार्य दिया गया है, देखिए, मतलब उदाहरण आपको समझाने के लिए। समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। समास विग्रह करना है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। गुण दोष, गुण और दोष, बिल्कुल ऊपर जैसे बताया गया था। उदाहरण दिए हैं देश विदेश से लेकर सुख दुख तक, और बाद में उनका विग्रह कर दिया गया। नर नारी, नर और नारी। जन्म मरण, जन्म और मरण। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तिल चावल, तिल और चावल। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। खरा खोटा, खरा और खोटा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, है ना। तो ये समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। इन उदाहरणों से हमने द्वंद्व समास के उदाहरणों को समझा। फिर आगे अगला जो समास है वो है द्विगु समास। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अभी तक हम पढ़ रहे थे द्वंद्व समास, अब हम पढ़ने वाले हैं द्विगु समास। वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध करा रहा हो। किसी समूह का, किसी ग्रुप का, किसी समाहार का बोध करा रहा हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। याद रखिए, पहला पद संख्यावाचक और बचा हुआ जो भाग है वो किसी समूह के बारे में अगर सूचना दे तो वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे दोपहर, दोपहरों का समूह। शताब्दी, 100 सालों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह यानी कि समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। इस तरह से नवरात्र, नवरात्रों का समूह, है ना। पंचवटी, 5 वटों का समूह।
समूह यानी समाहार। तो पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद किसी समूह के बारे में सूचना दे रहा हो तो वो द्विगु समास कहलाता है। फिर इसका भी उदाहरण नीचे अभ्यास कार्य के तौर पर समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। चौराहा, हमको क्या करना है टीचर? हमें विग्रह करना है। चौराहा का विग्रह करना है तो 4 राहों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, चतुर्मुख 4 मुखों का समाहार, या फिर चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार, नवरात्र 9 रातों का समूह या समाहार, सतसई 700 दोहों का समाहार, त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार, त्रिवेणी भी हो सकता है, त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह, दोराहा 2 राहों का समाहार, 6 माही 6 माहों का समाहार, तिमाही भी हो सकता है, तिमाही 3 माहों का समाहार, ठीक है। 9 माही 9 महीनों का समाहार, अष्ट धातु 8 धातुओं का समाहार, समाहार यानी समूह, त्रिवेणी यानी 3 वेणियों का समाहार। अब भी थोड़ी देर पहले ही त्रिवेणी बता चुकी हूँ। तिमाही 3 माहों का समाहार, ये भी हो गया था। तो मेरे ख्याल से इतने उदाहरण देने के बाद मुझे नहीं लगता कि द्विगु समास समझ में नहीं आया होगा, समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आगे चलती हूँ बहुव्रीहि समास पढ़ाने के लिए। आगे देखिए, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास पूरे समास के जो नाम है ना बच्चों, फुल संस्कृत में है, याद रखिएगा। इस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, पहला भी नहीं और दूसरा भी नहीं, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे देखो, कभी हमने किसी क्लास में सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी, शायद, अगर याद आ रहा होगा तो। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे बोलने वाला, सुनने वाला या किसी तीसरे के बारे में जानकारी का पता दे, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, कुछ ऐसा हमने पढ़ा था पहले। तो ठीक उसी तरह यहाँ देखिए, बहुव्रीहि समास। इस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, विशेषण। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं। ओके, किसी तीसरे पद, मतलब दोनों पद अपने आप में प्रधान नहीं होते, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में सूचना देते हैं। तो इसके विग्रह के अंत में जो, जिसे, जिसको, जिससे, जिस पर, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी। दशानन, 10 है आनंद जिसके। देखो, जिसकी, जिसके आखिरी में। निशाचर, निशा अर्थात रात में विचरण करने वाला, निशाचर रात में विचरण करने वाला यानी कौन? तो राक्षस। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, मतलब कौन? तो कृष्ण जी। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर यानी वस्त्र, अंबर यानी वस्त्र, सरस्वती जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन? शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। और नीला है जो कंठ बोलेंगे तो एकदम वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ नीलकंठ का मतलब नीला है जो कंठ, शिव जी। अभ्यास कार्य देखिए, समास विग्रह करते हुए समास का नाम। चक्रपाणी, चक्र को धारण वाला, कौन टीचर? श्री कृष्ण। दशानन, 10 सर हैं जिसके, रावण। लंबोदर, लंबा पेट है जिसका, उदर यानी पेट, लंबोदर। लंब प्लस उदर इज इक्वल टू लंबोदर जिसका, कौन? गणेश जी, गणपति बप्पा। मोरिया। मुरलीधर, मुरली बजाने वाला, धारण करने वाला, कौन? सबको सब मालूम है, कृष्ण भगवान। गिरिधर, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले गिरिधर। गिरि यानी शैल, शैल यानी पर्वत, और धर यानी धारण करना, तो गिरिधर गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला श्री कृष्ण जी। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्णा।
मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। शाखा मृग, शाखा का है मृग जो अर्थात कौन, बंदर। त्रिलोचन, 3 आँखों वाला शिव। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला कोई दुष्ट। सत्यप्रिय, सत्यप्रिय है जिसे अर्थात विशेष व्यक्ति। सत्यप्रिय, वह बड़ा सत्यप्रिय व्यक्ति है, मतलब उसे सच्चाई और अच्छाई से बहुत प्यार है, ऐसा हो गया उदाहरण। तो ये थे बच्चों बहुव्रीहि समास के उदाहरण। मैं भी कभी कभी बोलते बोलते अटक जाती हूँ, तो उसके लिए आई एक्सट्रीमली सॉरी। मैं भी भगवान नहीं हूँ ना, तो बोलते बोलते कभी कभी अटक लटक सा जाता है इंसान, तो मैं भी इंसान हूँ, इसलिए माफ़ करना। तो सत्य प्रिय, सत्य है प्रिय जिसे अर्थात विशेष व्यक्ति, सच्चाई और अच्छाई को मानने वाला। अब एक लास्ट बच गया बच्चों, अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, अवयव नहीं, अव्यय हो, पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथामति, मति के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथासंभव, जहाँ तक हो सके। यथा विधि, विधि के अनुसार। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैंने यथा शब्द जोड़कर 2-4 उदाहरण बता दिए। आमरण, मृत्यु तक। आमरण, मृत्यु तक। आजीवन, जीवन तक। इनमें यथा और आ क्या है टीचर, ये दोनों अव्यय है। जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, घर घर, हाथों हाथ, है ना, बातों बातों में, हरे हरे। इस तरह से ये जो शब्द हैं ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। आगे और आ रहे हैं बहुत सारे, होते हैं हर पल, हर रोज। अभ्यास कार्य देखिए, समास विग्रह करना है, समास का नाम भी लिखना है बच्चों। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया स्लाइड, अब ये आ रहा है इधर, थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं। ये देखिए, समास विग्रह करते हुए समास का नाम, आजीवन, जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। सब में यथा आया है, देखो यथा। यहाँ पर एक और आता है बच्चों, यथा संभव, जितना हो सके, मतलब सामर्थ्य के अनुसार। यथा संभव यानी भर पेट, पेट भर कर। हर रोज, रोज रोज। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। दिनों दिन, हर दिन। बेशक, शक के बिना। दिनों दिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है, दिनों दिन ऊपर है। निडर, डर के बिना, है ना। निसंदेह, संदेह के बिना। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो सामने वाला शब्द आ रहा है, आ, यथा, 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 भर, हर, हाथों, रातों, प्रति, बे, नि, प्रति, खूब, ये सारे के सारे अव्यय कहलाते हैं। तो इनसे अगर जोड़ दिया जाए दूसरा वाला पद तो बन जाता है अव्ययी भाव समास। इसमें पूर्व पद प्रधान और वो अव्यय होता है। ओके, खूबसूरत, अच्छी सूरत वाली। तो इस तरह से समास, समास के प्रकार, समास के उदाहरण, अभ्यास कार्य, पूरे 6 प्रकार, 6 प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी, और समास की परिभाषा, समास विग्रह, समस्त पद, और समास का क्या कहते हैं अर्थ से लेकर तो सब कुछ समझा दिया गया है बच्चों। और यही काम बाय मीट स्लाइड प्रेजेंटेशन के थ्रू और ओरल भी एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया गया है। तो इस तरह से ये स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑडियो वीडियो लिंक थ्रू यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।